नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप इस समय देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट आर पार। आज मैं आपके साथ एक संवाद करना चाहता हूं, बिल्कुल 1 to 1 बात करना चाहता हूं, कोई इधर उधर की बात नहीं करना चाहता। और यह संवाद आज बेहद जरूरी है। क्या इस देश में हिजाब के नाम पर अराजकता फैलाने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है व्यूअर्स? पश्चिम बंगाल के मुशीराबाद में जो कुछ हुआ वो साफ इशारा कर रहा है कि देश का माहौल बिगाड़ने के लिए एक नया टूल किट तैयार हो गया है। आरोप यह है कि यहां के एक स्कूल में हिजाब पर रोक लगाई गई, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में हिंसक भीड़, दोबारा सुनिए, सैकड़ों की संख्या में हिंसक भीड़ स्कूल को घेरने पहुंच गई। टीचर्स पर, शिक्षकों पर हमला करने और उन्हें बंधक बनाने की कोशिश हुई, उन्हें किया गया, यहां तक कि बम चलाए गए। और तो और कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए कर्नाटक में कुछ लोग अपनी बच्चियों को हिजाब पहनाकर स्कूल जबरदस्ती भेज रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि किताब जरूरी है, लेकिन हमारे लिए हिजाब उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के सुपुत्र फरहान आजमी ने दिवंगत जैन मुनि श्री तरुण सागर महाराज पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि एक वस्त्रहीन हिंदू संत विधानसभा में भाषण देते हैं और कोई मुसलमान इस पर आपत्ति तक नहीं करता। ऐसे में कर्नाटक की सरकार को दोबारा सोचना पड़ेगा। हर हाल में सवाल है कि हिजाब के नाम पर टकराव का खेल, घिनौना खेल कौन खेलना चाहता है? व्यूअर्स, आज इसीलिए मैं आपके साथ संवाद कर रहा हूं। इसी पर आज होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हिजाब पर सवाल, बम, सोचिए, बम, बंधक और उसके साथ साथ बवाल, यह है असलियत। इसीलिए आज मैंने आपके साथ ये कन्वर्सेशन करा, ये संवाद करा। ये जरूरी है कि अब वाकई हिजाब के नाम पर हम कट्टरता का नंगा नाच इस देश के अंदर देखेंगे, बम चलते हुए देखेंगे, अध्यापकों को बंधक बनते हुए देखेंगे। और तो और जिस तरह की टिप्पणी करी जा रही है हिंदू संतों पर, क्या ये जायज है? आज का आर पार इसी पर। डरना नहीं, और जब डरेंगे तो क्या नारा लगाएंगे? हिजाब पर उबाल, उत्तर तक बवाल। कौन क्या पहनेगा क्या नहीं पहनेगा, किसी पे दबाव नहीं बनाया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये नई नीति शुरू कर दी है। जिस लड़की को हिजाब पहनना है वो हिजाब पहने, जो लड़कियां जो कपड़े पहनना चाहें उनको इस बात की इजाजत होनी चाहिए। मुर्शिदाबाद तक हिजाब विवाद की आंच। नहीं चाहिए एजुकेशन। फर्स्ट हम लोग हिजाब को इम्पोर्टेंस देंगे। शिक्षक बंधक बनाए, जमकर बम बरसाए। ये इस बात से डरे हुए हैं कि मुस्लिम महिलाएं कहीं मोदी मोदी करते हुए मोदी कोर्ट न दे दें। हिंदुस्तान में हिजाब की भी इजाजत है और हिंदुस्तान के संविधान की हिफाजत भी जरूरी है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी की भी हिजाब विवाद में एंट्री हो गई है। फरहान ने दिवंगत जैन मुनि श्री तरुण सागर महाराज की तस्वीर शेयर कर कहा कि एक वस्त्रहीन हिंदू संत विधानसभा में भाषण दे सकते हैं और एक भी मुस्लिम ने इस पर आपत्ति नहीं जताई। तो कर्नाटक सरकार कौन होती जो मुस्लिम के अधिकारों की फिर से व्याख्या करे? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे में हम हिंदू, मुसलमान और ईसाई, सिख हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान के सामने एक नागरिक है। और आज देश की सबसे बड़ी बहस इसी पर होगी, लेकिन पहले हिजाब पर कट्टर सोच का विश्लेषण बताना आपको बहुत जरूरी है। लेकिन आज वीडियो के जरिए हम आपको एक विश्लेषण बताएंगे। मुशीराबाद में हिजाब पर बवाल हुआ। स्कूल के प्रधान शिक्षक यानी प्रिंसिपल छात्राओं
को हिजाब पहनने से रोकने का आरोप लगा। सैकड़ों की संख्या में हिंसक भीड़ ने स्कूल को घेर लिया, बम चलाए गए, बमबाजी हुई, उसका भी आरोप लगा। काफी मुश्किल से पुलिस ने टीचर्स को वहां से निकाला बाहर। ये दृश्य आप देख रहे हैं, हिजाब के नाम पर क्या कुछ हुआ है मुशीराबाद के अंदर। मतलब स्कूल प्रशासन अगर कहेगा कि आपको यूनिफॉर्म में आना तो बम चलाए जाएंगे। ये कट्टर सोच कौन बढ़ावा दे रही है? कौन सी कौम कट्टर सोच को बढ़ावा दे रही है? कोई कौम नहीं चाहती कि कट्टर सोच को बढ़ावा मिले, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कुछ चंद लोग, मुट्ठी भर लोग कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं? वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कौन लोग? कुडागू कर्नाटक, 20 बच्चे हिजाब पहनकर स्कूल पहुंच गए और जब इनको बोला गया कि कोर्ट का ऑर्डर है, तब इनके माता पिता ने बोला कि इनके लिए किताब तो जरूरी है लेकिन हिजाब उससे भी ज्यादा जरूरी है। सोचिए। और 2021 दिसंबर तक हिजाब जरूरी नहीं था, लेकिन 2022 जनवरी से हिजाब जरूरी हो गया। जयपुर राजस्थान हिजाब के समर्थन में भारी भीड़ जमा हो गई। धमकी भरे अंदाज में प्रदर्शनकारियों ने यह कहा, हम देश में दूसरे बड़े बहुसंख्यक हैं, मिनॉरिटी कार्ड खेलना यहां पर बंद होता है। यहां पर यह कहा जाता है कि हम इस देश के अंदर दूसरी बड़ी आबादी है। इसी तरह हिंदी में समझिए इसका मतलब क्या है कि हम इस देश के अंदर दूसरी बड़ी आबादी है, इसलिए हमें कोई नहीं दबा सकता। ये बाइट को सुनिए आप। ध्यान में रखें, हम अल्पसंख्यक नहीं है, हम हिंदुस्तान की सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है। हमें दबाया नहीं जा सकता, कुचला नहीं जा सकता। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। तो कुल मिलाकर आप सोचिए कि हिजाब के आंचल पर जो हाथ लगाएगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। ये सब बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है हम दूसरी बड़ी आबादी है। मेरे साथ बात करने के लिए प्रेम शुक्ला, विष्णु शंकर जैन, अमीना शेरवानी, सईदा फलक, यास्मीन फारूकी और असगर खान जुड़ रहे हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। सईदा फलक जी, आपसे इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं और आप क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, AIMIM की, उस आपसे मैं शुरुआत करता हूं। सईदा जी, एक बात बताइए कि हिजाब के नाम पर बम चले, हिजाब के नाम पर टीचर्स को, अध्यापकों को बंधक बनाया जाए, ये कहां तक आपको जायज लगता है? क्या आपको लगता है कि ये कट्टरता की प्रकाष्ठा है? सईदा जी, कुछ भी कट्टरपना नहीं है इसमें। जो वीडियो वो आ रही है उसकी छानबीन होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, पुलिस इंक्वायरी होगी, उसके बाद हम बात करेंगे कि हुआ क्या। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि कॉलेज अथॉरिटीज़ ने कुछ लड़कियों के पर्सनल डिटेल्स, एड्रेसेस, नंबर्स वगैरह लीक किए, जिससे उनको थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे हैं। और कॉलेज ने अचानक से बैन लगाया। अचानक से बीजेपी MLA ने बोला कि नहीं, अंदर आना ही नहीं है, अगर आना हो तो हिजाब पहन कर आओ। तो वो उन सब पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो घटना हुई है उन पर कार्रवाई होगी, उसके बाद हम बात करेंगे। नहीं, देखिए, आप कह रही है कि जांच होनी चाहिए, उसके बाद बिल्कुल जांच होगी, वो एक नियम है, उस नियम को फॉलो किया जाएगा। लेकिन एक बात मुझे बताइए, ये जो स्कूल का दृश्य है मुशीराबाद के, क्या ये जायज दृश्य है? क्या स्कूलों में इसी तरह के दृश्य होने चाहिए जहां बम चले, जहां टीचर्स को बंधक बनाया जाए, जहां प्रिंसिपल को बंधक बना लिया जाए? किस लिए? ये स्टूडेंट्स तो नहीं कर सकते, ये तो कोई और लोग ही होंगे जो ये काम कर रहे होंगे। देखिए, वैसा सुनिए, अच्छा, आप मुझे ये बोलिए, फिर वो जाफरानी शॉल आए थे, वो बच्चे तो घर से जाफरानी शॉल लेकर नहीं आ रहे थे, फिर उनको किसने जाफरानी शॉल दिया? वो कौन से लोग हैं जो बच्चों को जाफरानी शॉल बांट रहे हैं? मैं देखिए, कोई जाफरानी शॉल बांट रहा है, कोई हिजाब की फैक्ट्री लगा रहा है, मैं उस तो विषय पे ही नहीं आ रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मुशीराबाद में जो हुआ, क्या आपको लगता है वो जायज है? क्या वो सही है? क्या हिजाब के नाम पर अब बम फूटने चाहिए? क्या हिजाब के नाम पर गुंडागर्दी होनी चाहिए? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। क्या किडनैपिंग होनी चाहिए? हिजाब के नाम पर बंधक बनाए जाने चाहिए? बताइए ना, इस सवाल का जवाब क्या है? छानबीन होगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा, सच झूठ सब बात, छानबीन होगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा, सच झूठ सब सामने आएगा, उसके बाद बात करेंगे।
जो सामने दिख रहा है उस पर आप बात नहीं करना चाह रही। नहीं छीने जाइए किसी के। नहीं मैडम, ऐसा तो नहीं हो सकता। जो सामने है उस पर आप बात नहीं करना चाह रही। अरे भाई प्रोटेस्ट चल रहे हैं, राइट्स छीने जा रहे हैं, राइट्स का वायलेशन हो रहा है। बिल्कुल प्रोटेस्ट करिए। प्रोटेस्ट तो महात्मा गांधी ने भी करा था। प्रोटेस्ट करने का तो अधिकार है, लेकिन क्या बम चला के प्रोटेस्ट होते हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए मैडम हियर मी आउट, मैडम हियर मी आउट, पर भी होना चाहिए। मैडम हियर मी आउट। सईदा फलक हियर मी आउट। सईदा फलक, देखिए मेरा जो कार्यक्रम है वो बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम है, बहुत व्यूअर्स इसको देखते हैं, मैं बहुत इत्मीनान से बात करता हूं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने का सबका अधिकार है। क्या प्रोटेस्ट का मतलब यह है कि बम चलाना? क्या प्रोटेस्ट का मतलब यह है कि बंधक बनाना? इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या प्रोटेस्ट का मतलब यह है? देखिए, बम किसने चलाया भाई? बम किसने फेंक दिया? बंदूक किसने चला दी? वहां बमबारी नहीं हुई क्या? जो वीडियो आप बता रहे हो उसके ऊपर छानबीन होगी, मैं बोल तो रही हूँ, इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद बात होगी। लेकिन क्या आपको लगता है? इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे उस बारे में। नहीं, बात तो करनी पड़ेगी उस बारे में, तो बात अभी करनी पड़ेगी क्योंकि दृश्य हमारे सामने है। जब हिजाब पे कोर्ट फैसला कर रहा है, जब कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसने रोक लगा रखी है फिलहाल तत्कालीन पे, उस पर तो हम बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, उस पर ओवैसी साहब भी बोल रहे हैं। लेकिन जहां बमबारी हो गई, जहां अध्यापकों को, जहां प्रिंसिपल को कब्जे में ले लिया गया, उस पर बात जांच के बाद होगी। कमाल की बात है। ये किस तरह का सिस्टम बनाना चाह रहे हैं हम देश के अंदर? ये किस कट्टर सोच को बढ़ावा दे रहे? देखिए आज से 40 साल पहले तो हिजाब भी नहीं था। आज से 40-50 साल पहले तो हिजाब भी नहीं था ना मैडम हियर मी आउट। आज से 40 से 50 साल पहले तो हिजाब भी नहीं था। हजारों सालों से हिजाब है, कोई नई चीज नहीं है हिंदुस्तान में। हिजाब हिंदुस्तान में कोई नई चीज नहीं है, सालों से लड़कियां पहनती आ रही है, अचानक से ही बैन लगा दिया हुआ है। हजारों साल से अमीना शेरवानी, आपको किसने बोल दिया हिजाब नई चीज है? आपको किसने बोल दिया? अमीना शेरवानी, क्या हिजाब के नाम पर, पहले नहीं था बोल के, हिजाब के नाम पर कट्टर सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस तरह से मुशीराबाद में घटनाक्रम हुआ? सुना ना जवानी में, सुना ना हमारी नानी ने सुना, ये बिल्कुल 15 साल की उपज है। और ये 30 साल से 35 साल से हिंदुस्तान के मुसलमानों को लल्लू बनाया जा रहा है। सऊदी अरेबिया से पैसा आता है, वो CIA अमेरिका के थ्रू भेजती है, हमें नहीं पता कहां से आता है। मदर से बन बन के मस्जिद बन बन के फलाना दारुल उलूम फलाना, ये बन बन के मुसलमानों के दिमाग का दही बनाया गया है। हिंदुस्तानी मुसलमान वेल इंटीग्रेटेड मुसलमान था और ये बात दुनिया से देखी नहीं गई। और जिस तरह से मुसलमान अपनी बर्बादी में शामिल हो रहा है, इन लोगों के एजेंडा को मुसलमान सक्सेसफुल बनाता जा रहा है। मैं तो मुसलमानों को वार्न करूंगी, चेतावनी दूंगी कि अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते इस साजिश को समझो। तुम लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। जहां पर भी टेररिज्म होता है, 1993 में मैं खोजी पत्रकार हूं, मैं कालचक्र के साथ जुड़ी हुई थी। जब हमने जैन हवाला केस का पूरा एक्सपोजे किया तो हमको पता चला कि लोअर लेवल पे तो मुसलमान होते थे टेररिज्म करने के लिए, मगर अपर लेवल पे कंट्रोल करने वाले श्री SK जैन थे। अब SK जैन पे जाके जांच रुक गई, उसके बाद CBI ने भी जांच नहीं की। जैन हवाला केस ये था कि LK अडवाणी को भी वही हवाला डीलर पैसे देता था और जैश ए मोहम्मद के लश्कर तैयबा के जो ऑपरेटिव्स होते थे उनको भी उसी स्रोत से पैसा जाता था, कांग्रेस को भी उसी स्रोत से पैसा जाता था। यानी एक ही स्रोत में टेररिस्ट और हमारी दोनों मेजर पार्टीज फंडिंग और फाइनेंसिंग एक ही जगह से हो रही थी। तब हमने चेतावनी दी थी, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था कि इसको रोकिए, पता कीजिए कि कौन हमारे देश में ये करवा रहा है। तो दुनिया ने हमारे ऊपर हंसी की, खिल्ली की, कहा कि एक डायरी पर विश्वास कर लिया आप लोगों ने। मैं यही कहना चाहती हूँ, जो बात हमने 1993 में जैन हवाला हमने एक्सपोज किया था, तभी से मुसलमानों का रेडिकलाइजेशन शुरू किया गया था, एक सोची समझी साजिश के तहत। क्योंकि मुसलमान बहुत धार्मिक होते हैं, अपने धर्म से बहुत प्रेम करते हैं, पावरों की तरह भी प्रेम करते हैं अपने धर्म से। तो धर्म के नाम पर उनको कोई भी घुट्टी, कोई भी गोली देकर उनका मिसयूज किया जा सकता है। हिंदुस्तान की सरकारों को इस बात को प्रिवेंट करना चाहिए था। ये बहुत बड़ी साजिश है, आज की नहीं, बहुत पुरानी साजिश है और अब भी बहुत देर नहीं हुई है। ये हिजाब सिर्फ 15 साल की उपज है, जिसको ये हजारों साल की उपज कह रहे हैं।
कुरान में हिजाब शब्द को औरतों के वस्त्र से जोड़ा ही नहीं गया है। हिजाब एक दीवार होती है, आपने एक कर्टन तो होता कहा है ये जो 40 दीवार साल के की अंदर नहीं, ये तो 15 साल करता की है। उपज है। सैयदा फलक मैं को तो वही पता कहना भी चाह रहा नहीं हूँ, हिजाब इराक के क्या अंदर है, उसको इराक के अंदर अफगानिस्तान के अंदर महिलाएं हमेशा हिजाब में नहीं घूमती थी, लेकिन ये सिस्टम बनाया गया, ये सिस्टम वहां पे बनाया गया जब तालिबान आया, जब सद्दाम हुसैन आया। क्या भारत में भी उसी सिस्टम को लागू करने की कोशिश है? ये बड़ा सवाल बनेगा। व्यूअर्स, उनकी परनानी नहीं पहनती थी, और अगर उनकी फैमिली नहीं पहनती थी तो हम क्यों नहीं पहने? हजारों साल से पहनते आ रहे हैं। दूसरी बात, आप ये मुझे क्लियर कर दीजिए, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। अरे आपको अरे तुम्हारे घर में नहीं पहनते तो हम क्या करें? मलमल का हम दुपट्टा क्या करें? ओढ़ते अगर थे, तुम्हारे घर में नहीं सब पहनते लोग तो तुम्हारे मलमल को का पहनने के दुपट्टा लिए ओढ़ते ठोक थे, रहा है। लट्ठे की कौन सलवार बोल रहा है कि पहनते तुमको थे, पहनो, ये नहीं पहनना है, मत सिंथेटिक पहनो, कुछ भी स्वरावस्ती, मत पहन के क्रिस्टल और घूमो, सोना तुम्हें चांदी कौन रोक जड़े रहा हुए। है? ये क्या भाषा है? ना ना ना, एक सेकंड मैडम एक सेकंड रुकिए। सईदा फलक, एक मिनट। अमीना शेरवानी रुकिए, आप अमीना शेरवानी आप रुकिए। ये आपने क्या बोला सईदा फलक? आपकी जो मर्जी हो डाल के घूमो, जो मर्जी हो ना डाल के घूमो, ये क्या मतलब है कहने का? किसी और महिला को क्या बिना का आप कुछ भी ना डाल के घूमो, ये क्यों कहा आपने? ये क्यों कहा आपने? ये हक नहीं है आपको। मुझे बोलने देंगे, आपको अगर आप मुझे वो आपकी नाराजगी हो सकती है कि आपके बीच में कोई बोल रहा है, लेकिन आप किसी दूसरी महिला को बोले कि आप किसी भी व्यक्ति को बोले पैनल के ऊपर कि आप बिना कपड़ों के घूमो, ये बात क्या जायज है? एक डिबेट हो रही है हिजाब के ऊपर, उन्होंने बोला हिजाब 15 साल पहले आया हमारे सिस्टम के अंदर। मैं कह रहा हूँ ये 40 साल से पहले तो था ही नहीं। हिजाब नाम की कोई चीज ही नहीं थी 40 साल से पहले। शटलकॉक बुर्का को तालिबान लेके आया। आज जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिलता है, सहारनपुर के इलाके के अंदर ब्लू कलर का, वो कहा था भारत के अंदर शटलकॉक बुर्का, जिसमें सिर्फ जाली होती है। आपने कैसे बोल दिया किसी महिला को? हिंदुस्तान में भी हजारों सालों से हम पहनते आ रहे हैं बुर्का हिजाब। मैडम बिल्कुल बुर्का होगा, मैं शटलकॉक बुर्के की बात कर रहा हूँ जिसमें जाली होती है। हिजाब नहीं था 40 साल पहले। ऐसे ही इराक में आया, ऐसे अफगानिस्तान में आया। किसने बोल दिया नहीं था? हजारों सालों से है भाई। आपको सद्दाम हुसैन लेके आया इराक के अंदर, तालिबान लेके आया अफगानिस्तान के अंदर। जब से इस्लाम शुरू हुआ है, जब से हमारे नबी आए हैं, तब से हिजाब है। हमारे नबी का हुक्म है, हमारे अल्लाह का हुक्म है कि औरतों को पर्दा करना चाहिए, और जब से करते आ रही है तुम करेंगे। और पर्दा करिए, पर्दा करिए, आप अपने घर में पर्दा करिए, कोई मना नहीं करता। आप नहीं, देखिए, लेकिन हिजाब स्कूल कॉलेज के अंदर हिजाब बात चलिए ना, हिजाब का विरोध मत करो। ओके, मैं जवाब ले लेता हूं। अब आपने अपनी बात को बोला, आपने एक बहुत ही भद्दी टिप्पणी करी अमीना शेरवानी पर, मुझे जवाब उनसे लेना पड़ेगा। फिर मैं आपके पास आता हूं। मेरे साथ यास्मीन फारूकी भी जुड़ी हुई है, मैं उनका भी रुख करूंगा। लेकिन यास्मीन जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अमीना शेरवानी, जवाब आपका। किस बात का जवाब दूं बताइए मुझे तो सुनाई भी नहीं दिया वो चीख क्या रही थी। वो कह रही है कि हिजाब तो था, ये तो हमारे नबी साहब लेकर आए हैं हिजाब। बिल्कुल नहीं, नबी की पत्नी हजरत खदीजा एक बिजनेस वुमन थी, वो नबी की बॉस थी, नबी उनके नौकर हुआ करते थे, वो पूरी दुनिया में जाके तिजारत किया करती थी। उन्होंने कभी अपना मुंह नहीं ढका, वो सिर्फ जो नॉर्मल कपड़े होते थे ना वो नंगी घूमती थी ना वो अपने आप को ढकती थी। जैसे एक औरत कंफर्टेबल ड्रेस में घूमती है वैसे वो घूमती थी, वो हर जगह जाती थी। नबी तो, और जब नबी को ये आया कि जब अल्लाह ने कुरान रिवील किया तो सबसे पहले वो घबराते हुए अपनी पत्नी के पास आए, और जब उनकी पत्नी उनकी पहली विटनेस थी, पत्नी ने यकीन किया, तब नबी को यकीन आया कि इस्लाम के वो पैगंबर हैं। तो हजरत खदीजा की तो इतनी अहमियत थी नबी की जिंदगी में, मजाल थी नबी की कि वो उनको ढकते रख सके। वो तो उनकी साथी थी, उनकी बॉस थी, आगे आगे वो होती थी और पीछे पीछे हमारे नबी होते थे अपनी पहली पत्नी के। ये उनका हाल था। हमारे नबी को औरतों की इज्जत करनी आती थी। जब उनकी बेटी आया करती थी तो नबी उठ के खड़े हो जाते थे, बेटी को इतनी इज्जत देते थे। तो मजाल है ऐसे नबी औरतों की इज्जत करते हैं, औरतों का मुकाम बहुत ज्यादा है इस्लाम में, औरतों को हिफाजत से रखना है। इसलिए औरतों को पर्दे में कहा जाता है कि जो औरतों के लिए अच्छा है, औरतों की हिफाजत के लिए औरतों को पर्दों में रहना रहता है। पॉसिबल नहीं है कि नबी औरतों को कमजोर बताए। नबी की जिंदगी में तो इतनी सशक्त औरत थी कि नबी यही समझते थे कि हर औरत ऐसी ही है, और उन्होंने कुरान में भी यही डाला
कि हर औरत शक्तिशाली है, उसको ढकने की कोई जरूरत नहीं है। वो पूरी दुनिया में निकले, सबसे बेहतरीन एजुकेशन हासिल करे, तिजारत करे, बिजनेस करे, मैं यास्मीन फारूकी का रुख कर करे, जूडो करे। नबी ने ये नहीं बिल्कुल, कहा कि तुम जैसे बेपर्दा हो जाओ। सैयदा फलक अपनी टांगे फाड़ के किक मारती है, हर मुसलमान औरत को टांगे फाड़ के किक मारने की जरूरत है। सैयदा फलक की फोटो है, आप डालिए, टांगे फाड़ के लो एंगल फोटो है उनकी, और हमारा इस्लाम इसकी इजाजत देता है, ये इस्लाम के खिलाफ नहीं है। जब कुरैश पर्सनल कमेंट्स कोई ना करे, पर्सनल कमेंट्स कोई ना करे। उनकी टांगे घुटनों तक खुली होती थी, बैटलफील्ड में जाकर वो उठाती थी मरीजों को, खून से लथपथ होती थी, कोई हिजाब में ढकी हुई कहीं नहीं बैठी रहती। पर्सनल कमेंट्स कोई ना करे किसी तरफ से, मेरा निवेदन मानिए। देखिए आप सब महिलाएं हैं, मेरा निवेदन मानिए। सैयदा फलक को इस्लाम का इतिहास ही नहीं मालूम है, नबी की जिंदगी नहीं मालूम है। अच्छा मैं आता हूँ मैडम अमीना शेरवानी, मैं आपको बताऊंगा। सईदा फलक होल्ड ऑन। और मेरा रिक्वेस्ट है कि कोई पर्सनल कमेंट्स ना करे। मैं यास्मीन जी का रुख करता हूँ। यास्मीन जी, मेरा आपसे निवेदन ये है और सवाल ये है कि देखिए आप बहुत वरिष्ठ हैं और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, जब मुशीराबाद पश्चिम बंगाल की घटना हुई तो मुझे बहुत दुख लगा। स्कूल कॉलेज के अंदर बम चले, स्कूल कॉलेज के अंदर अध्यापकों को बंधक बनाया जाए, सिचुएशन ऐसी हो जाए कि वहां पे पुलिस को आना पड़े, ये बहुत दुखद है। क्या हिजाब के नाम पर, मैं बड़ा स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं, कुछ लोग काम पर लग गए हैं, एंड इट इज नॉट गुड फॉर माय नेशन, इट इज नॉट गुड फॉर योर नेशन। ये भारत के लिए सही नहीं है। इसलिए आप जैसे लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा गलत को गलत, सही को सही। अमीश, एक बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, जो बुनियाद अगर कहीं गलत होती है तो इमारत हमेशा कमज़ोर होती है। यहाँ बुनियाद ख़राब हुई है। मैं बहुत सच, एक तो मेरी समझ में नहीं आता हम लड़ क्यों रहे हैं, हम बैठ के बात क्यों नहीं करते थे, हम ये क्यों नहीं कह देते कि भाई हिजाब मैं पहनना चाहती हूँ, ये नहीं पहनना चाहती। हिजाब भी नहीं एक टुकड़ा है जो कोई लपेटना है सर पे, वो हिजाब नहीं है। ओरिजिनली हिजाब कोई वर्ड ही नहीं है इसमें एक स्कार्फ है जो कोई लड़की चाहती है मैं सर पे लपेट लूँ, कोई चाहती है मैं नहीं लपेट लूँ। अब बेस पे आते हैं अपन, यहाँ पे शुरुआत जहाँ से हुई कर्नाटका एरिया के जो कोस्टल एरिया से शुरुआत, क्योंकि शुरुआत वहाँ से गलत हुई। वहाँ जब लड़कियों को 6 लड़कियों को हिजाब के लिए रोका गया, मैं बिना दावे के और बिना सबूत के कोई बात नहीं करती, मेरे पास वो सबूत है जिसमें उन लड़कियों के पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि हम, और लिख के दिया कि हमारी बच्चियां हिजाब पहन के आएंगी, हमारी बच्चियां सर कवर करके आएंगी। मैं हिजाब वर्ड को ही अलग हटा रही हूँ, देखिए वो डिबेट, पूरी बात सुन लो अमीश, मैं आप ही की बात को सुन रहा हूँ, लेकिन 2021 में वो समस्या नहीं थी, 2021 के दिसंबर तक वो समस्या नहीं थी, लेकिन 2022 से खड़ी हो गई। और अब तो कोर्ट में मामला चला गया, कोर्ट ने रोक लगा दी है, ना कोई रामनामी चादर ले सकता है, ना कोई हिजाब डाल के आ सकता है। नहीं अमीश, मैं बात ही नहीं करूंगी, नहीं वो टिप्पणी है, वो डिसीजन नहीं है। नहीं, कोर्ट ने बोला है। सुन लो, जब ये बात रिटर्न में दी गई थी और उनके पेरेंट्स ने कहा था कि हमारी बच्चियां सर पे स्कार्फ पहन के आएंगी, और उस कॉलेज ने ये माना था कि हाँ ठीक है, तो उस पे एतराज क्यों रातों रात हुआ? बुनियाद की बात करो, गलती की बात करो, ये मत सोचो कि वहां मर्डर हो गया, कहाँ गलती हुई है उसकी बात करो। ठीक है, मैं मेरे साथ विष्णु शंकर जान है, मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और असगर खान भी है, मैं उनका भी रुख करूंगा। मैं पहले विष्णु शंकर जैन के पास जा रहा हूं। एक सेकंड मैडम, आपने एक बात को रखा, आपने एक वक्तव्य को रखा, मुझे विष्णु शंकर जैन से प्रतिक्रिया लेने दीजिए। कोर्ट ने क्या कहा है? आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कोर्ट ने क्या कहा है और क्या वो मान्य है कि नहीं है? ये सवाल आ रहा है, ये रिटन ऑर्डर नहीं है, ये तो ऑर्डर ही नहीं है जी। What court has said exactly? देखिए अमीश जी, मैं ये बात बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आपके सवाल का जवाब देने से पहले, एक जैन समुदाय से आने के नाते जो मेरे जैन मुनि के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई है उसकी मैं आज न्यूज़ 18 पे घोर निंदा करता हूँ। और मैं बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जैन समुदाय बहुत ही शांतिप्रिय समुदाय है, और जिस तरह से हमारे जैन मुनि के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई है
पूरे जैन समाज की तरफ से मैं इस बात की बहुत घोर निंदा करता हूं, क्योंकि हम वो लोग हैं जो अहिंसा पे विश्वास रखते हैं और अपनी बात इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिजीम में कॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से कोर्ट के सामने रखते हैं। किसी भी तरह की हिंसा की बात किसी जैन समुदाय से नहीं आई है और इसलिए हम बहुत संयम रख के इस कमेंट को देख रहे हैं। जहां तक अब आपके सवाल की बात है उसका मैं जवाब दे देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 के तहत उसकी सेक्शन 133 सब क्लॉज 2 में राज्य सरकार को ये पावर है कि वो ड्रेस कोड कोडिफाई कर सकता है। और कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो इंटरिम ऑर्डर पास किया है और जो 3 जजेस की बेंच सुन रही है जिसमें चीफ जस्टिस उसको हेड कर रहे हैं, उसमें भी यही कहा गया है कि किसी भी तरह का कोई भी रिलीजियस सिंबल या रिलीजियस कपड़ा किसी भी इंस्टीट्यूशन में ना पहना जाए, जिसमें भगवा के बारे में भी कहा गया है। ऐसा नहीं सिर्फ हिजाब के बारे में कहा गया है, कहा गया कोई सैफरन कपड़ा या किसी भी रिलीजियस सिंबल का कोई भी कपड़ा ना पहना जाए। मैं यहाँ पे मेरी सारी बहनों को सुन रहा था जो मुस्लिम समुदाय से आती हैं और मैं बहुत अदब के साथ, बहुत सम्मान के साथ उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारे देश के संवैधानिक व्यवस्था में आर्टिकल 29 और 30 बना हुआ है। आर्टिकल 29 और 30 में इन लोगों को ये राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और अपने हिसाब से उसको संचालित कर सकते हैं। उसमें किसी का कोई विरोध नहीं। उसमें आप जो कपड़े पहन के जाना चाहते हैं, जैसे जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। और अगर उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं, एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। अगर उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मैं जाना चाहता हूं तो मैं इनके लॉ से गवर्न होऊंगा। जिस तरह से ये मुझे हिदायत देंगे उस तरह से मैं उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाऊंगा। तो यहाँ पे सवाल हिजाब का आ रहा है एक सेकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। अगर एक सेकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो संविधान के दायरे में आता है, अगर आपको अपने हिसाब से किसी को टोपी डाल के, किसी को शेरवानी डालकर, किसी को हिजाब डाल के, किसी को बुर्का डाल के जाना है, तो आप अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाइए, वहां पे सब कुछ करिए। एक सेकुलर इंस्टीट्यूशन में आप क्यों करेंगे? कोई राम नाम की चादर क्यों लेके जाएगा वहां पर और कोई हिजाब डाल के क्यों जाएगा? मैं जवाब दूंगी। क्या इराक जवाब ले हिंदुस्तान को? मुझसे जवाब ले लीजिए, मैं जवाब देना चाहती हूं। बोलिए मैडम, बोलिए। सुकून से सुनिए। मैंने गवर्नमेंट स्कूल में जो आपके वकील साहब बैठे हैं, मैं बहुत अदब से उनसे कह रही हूं, हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे और उस जमाने में और आज भी हर गवर्नमेंट स्कूल में प्रार्थना होती है कि नहीं? मुझे इस सवाल का जवाब कोई नहीं देता और कोई मुसलमान उस पर एतराज नहीं करता। हाथ जोड़ के प्रार्थना होती है, भजन भी गाए जाते हैं, किसी को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई नहीं बोलता। तो वो क्या धर्म का मामला नहीं होता? क्योंकि हमें उससे ऑब्जेक्शन ही नहीं है, हमें प्रॉब्लम ही नहीं है। तो एक स्कार्फ पहन, एक तो हिजाब मत बात कीजिए, एक स्कार्फ पहन, पर स्कार्फ में क्यों जाएगा कोई स्कूल? स्कार्फ में क्यों जाएगा कोई स्कूल? गवर्नमेंट जो है वो अरे बीजेपी की स्कार्फ में कोई टोपी लगा के जाएगा, कोई स्कार्फ में जाएगा, कोई नेहरू टोपी लगा के जाएगा, कोई लाल टोपी लगा के जाएगा, कोई हरी टोपी लगा के जाएगा। ये स्कूल होगा कि स्कूल होगा? स्कूल में एक यूनिफॉर्म होती है। स्कूल में तो आप जुराब यानी सॉक्स भी दूसरे नहीं डाल सकते, जूते भी दूसरे नहीं डाल सकते। भजन क्यों पढ़े जाते हैं? अच्छा, फिर भजन क्यों पढ़वा रहे हो? अच्छा ठीक है, भजन भी रोकने हैं तो भजन भी रोकने हैं, तो भजन की जगह क्या आप चाहती हैं? बिल्कुल नहीं, कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। नहीं, आप बात को ट्विस्ट मत दो। आपकी ये बहुत बुरी आदत है कि आप बात को ट्विस्ट करते हो। मेरी तो बड़ी सारी बुरी आदतें हैं। एतराज नहीं है, हमने कभी एतराज नहीं किया। इन्हीं बुरी आदतों की वजह से मुझे व्यूअर्स देखते भी हैं शायद। यही बुरी आदत है कि मैं सवाल बड़ा सटीक पूछता हूँ, मैं सवाल बड़ा सटीक पूछता हूँ। आप ही भजन का पॉइंट लेके आई, आप ही भजन का पॉइंट लेके आई। आप ही ने कहा कि हम तो चुपचाप भजन भी कर लेते थे, जब हमारी बच्चियों को हिजाब बोलना ही नहीं चाहिए तो स्कार्फ है। हमें फिर कोर्ट के अंदर क्यों कहा जा रहा है ये तो कुरान शरीफ का हिस्सा है? क्या प्रॉब्लम है? ओके, मैं अब एक सेकंड, विष्णु शंकर जैन मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन प्रेम शुक्ला, देखिए भजन भी लोग कर लेते हैं और यहां पर आपने सुने बाकी भी बयान सुने। सईदा फलक भी बहुत कुछ कह रही थी कि हमारा तो हक है और जो मैं अपनी बात कर रही हूं। ठीक है ठीक है मैडम अब देखिए 30 मिनट हो गए, उसके बाद मैं बीजेपी के प्रवक्ता को लेकर आया हूं। प्रेम शुक्ला, जवाब। जी अमीश जी, देखिए विद्यालय का ड्रेस कोड क्या हो, यह विद्यालय को सुनिश्चित करने का अधिकार संविधान सम्मत और विधि सम्मत है। ये कह रही हैं कि जो है विद्यालयों में ऐसा होता था। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सरकारी विद्यालय में कक्षा 5 का विद्यार्थी मार्शलिंग यार्ड विद्यालय बांद्रा पश्चिम मुंबई में था और मैं बचपन से शिखा रखता हूँ। आज भी मैं देखिए मेरे पास बड़ी शिखा है।
कक्षा 5 में मुझे मेरे शिक्षक ने कहा कि आप शिखा रखकर विद्यालय नहीं आ सकते। मुझे अपनी शिखा जो है काटनी पड़ी और बाद में जब मैंने कॉलेज छोड़ दिया उसके बाद मैं शिखा रख रहा हूं, तो विद्यालय में मुझे शिखा रखने की अनुमति नहीं मिली, लेकिन मैं कालांतर में अपने जीवन में शिखा रख रहा हूं। मेरा बेटा प्रिंस शुक्ला वो बॉम्बे स्कॉटिश का पवई का विद्यार्थी था। नवरात्रि के समय जो है पूजा हमारे घर में होती है, कलावा बांधकर वो विद्यालय गया। स्कूल की टीचर ने कहा कि आप कलावा बांधकर विद्यालय नहीं आ सकते, उसने कलावा काट दिया। हम उसके नाम पर जाकर वहां दंगा करने नहीं गए ना, हम मोर्चा निकालने नहीं गए ना, हमने आंदोलन नहीं छेड़ा ना, इसको हमने हिंदुत्व पर खतरा नहीं माना ना। तो इसी तरह से जब गणवेश के मामले में हिजाब पहनकर आप अपने जीवन में कहीं भी जा सकती हैं, आप बाजार जा सकती हैं, घर रह सकती हैं, कहीं भी, लेकिन जब आप विद्यालय आते हैं तो वहां गणवेश का पालन करना पड़ता है। कल कोई 5 सितारा होटल में रिसेप्शनिस्ट होगी, कहे मैं बुर्का पहन के रहूंगी, तो क्या वो 5 सितारा होटल उसको अलाउ करेगा? कल एयर हॉस्टेस है, उनका एक ड्रेस कोड होता है, कल को एयर हॉस्टेस कहेगी मैं बुर्का पहन के आऊंगी और ये मेरी धार्मिक आजादी है, तो क्या वो कंपनी एयर हॉस्टेस के रूप में उसको अलाउ करेगी? तो जहां पर गणवेश निर्धारित है, जिन विद्यालयों में, जिन संस्थानों में, उन संस्थानों में गणवेश का पालन जो है करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप एडमिशन लेते हैं तो फॉर्म में ये निश्चित भरते समय कि मैं उस विद्यालय के नियम कानून अनुशासन का अनुपालन करूंगा, ये सुनिश्चित करते हैं। और इस मामले में जब एडमिशन लिया गया तो क्या उस समय ड्रेस कोड में हिजाब शामिल था? तो एडमिशन लेते समय ये कहते कि हिजाब होगा तभी हम एडमिशन लेंगे, लेकिन आप एडमिशन ले लेते हैं, कुछ साल पढ़ते हैं, अचानक आपको याद आता है कि अरे तो हमारे धर्म का जो है ये अंतर्गत अंग है, इसलिए हमको जो है वो हिजाब पहनकर जाना है। और उसके नाम पे पूरे देश में आप मोर्चा, धरना, प्रदर्शन, और जो मुर्शिदाबाद की घटना है कि आप बम तक फेंकने लगते हैं, ये क्या हरकत है? वो कह रही है जांच होगी इसकी। जवाब ले लेते हैं सईदा फलक, नेता AIMM की। जवाब सईदा जी, जवाब। फिर मैं आता हूं असगर खान आपके पास। सईदा फलक, जवाब प्रेम शुक्ला की बात का। देखिए, पहले तो अचानक से तो ये लड़कियां हिजाब पहन के नहीं आ रही है, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। वो तो हिजाब पहन के जाती थी, पहले से जाती थी, अब उनको रोका जा रहा है, अचानक से रोका जा रहा है। और मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, हम स्कूल में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करेंगे। नहीं होता तो 3 तलाक भी था, होता तो 3 तलाक भी था, हिंदुस्तान के अंदर बंद हो गया ना। आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। मैं बार एक ही बात, झूठ बोलना आपका धंधा है जी, मेरा नहीं। हमें सिर्फ एक झूठ बोलना आपका धंधा है, कारोबार है। अभी मुर्शिदाबाद पर आप झूठ बोल रही है, झूठ बोलना, लंपटता करना। अरे भाई, आपके जो नेता है वही तो सबसे बड़े जुमलेबाज है, ये सब मिस्टर मोदी सबसे बड़े जुमलेबाज है। ये आपको शोभा देता है, दोहरा जीवन जीना आपको शोभा देता है। मैंने जो सत्य है उसको सप्रमाण कहा है, जुमलेबाज है, सत्य को सप्रमाण कहना मेरा अधिकार है। झूठ बोलना आपकी आदत है। देखो भाई, लॉजिक की बात करना है, मुझे आपकी आदत है। लंपटता आपके चरित्र में शामिल पाई जाती है, इससे बचे। करना है, मैं बोल रही हूँ, मैं तो तथ्य से और तर्क से ही बात कर रहा हूँ। अभी मुर्शिदाबाद की घटना में आपको प्रमाण चाहिए, कर्नाटक की घटना में आपको प्रमाण नहीं चाहिए। आप कितने दोहरे मानदंड वाली है, कितने दोहरे मानदंड वाली बताइए ना। झूठ कौन बोल हम बेटी बचाएंगे, पढ़ाएंगे और हलाला से ही बचाएंगे। हलाला पर आपकी क्या राय है फलक जी? हलाला पर आपकी क्या राय है? हलाला पर आपकी क्या राय है, जरा बताइए। हलाला पर आपकी क्या राय है? महिलाओं का जो हलाला होता है, हमारी मुस्लिम महिलाओं का जो हलाला जैसा व्यभिचारी कृत्य होता है, उस व्यभिचारी कृत्य पर आपका क्या कहना है? हलाला पर आपकी क्या राय है? जरा हलाला पर बोलिए कुछ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जरा फलक जी हलाला पर प्रकाश डालने का काम करें। आ जाते हैं ये लोग, जरा हलाला पर प्रकाश डालें। हलाला पर ठीक है, फलक ये बताती है कि आप सईदा फलक होल्ड ऑन, सईदा फलक होल्ड ऑन। प्रेम शुक्ला जी, मेरा निवेदन है। ओके, मैडम कुछ कहना चाह रही है। यस्मीन, हलाला पर भी मेरी राय जानना चाहता हूँ, इस्लामी परंपरा है कि नहीं है? ये हलाला के समर्थन में है कि हलाला के विरोध में? की बात हो रही है क्या? यहाँ हलाले की बात हो रही है। हलाला पर क्यों नहीं बात करना चाहती है? यहाँ हलाले की बात, क्यों हलाला से भाग क्यों रही है? हलाला पर बहस करने से भाग क्यों रही है? नहीं, जैसे हिजाब वैसे हलाला भी है। तो बात करूंगी ना, हिजाब इंटरनल पार्ट है ना हलाला है। हलाला पर आप भाग क्यों रही है? जरा अपना मत व्यक्त कीजिए ना। आप हलाला जैसे व्यभिचारी परंपरा का समर्थन करती है कि विरोध करती है? जरा हलाला, देखिए, हलाला
हलाला तो गलत परंपरा थी, ट्रिपल तलाक के साथ रिलेटेड थी। हलाला तो गलत परंपरा थी, उसका समर्थन तो कोई भी नहीं करेगा। आप इतना प्रेम शुक्ला हलाला की बात कर रहे हैं तो मैं सवाल पूछ ही लेता हूं, हलाला का समर्थन कौन करेगा? यास्मीन जी, कौन करेगा हलाला का समर्थन? हलाला तो गलत था, मतलब इतनी रूढ़िवादी और इतनी गलत जिन्होंने सोची। बात सुनो, जवाब लो। पर क्यों नहीं बात करना लोगों चाहती? की आदत है हमेशा प्रथाओं पर क्यों नहीं बात करना चाहती हैं? और ये हमेशा तलाक पर बात खड़ा होना। बिल्कुल, आपका ये आरोप हो सकता है कि टॉपिक से अलग है, लेकिन देखिए, लेकिन हलाला का समर्थन तो यास्मीन जी आप भी नहीं करेंगी। हलाला का समर्थन तो आप भी नहीं करेंगी, आप भी जानती है गलत थी वो परंपरा, इसलिए सती का समर्थन कोई नहीं करेगा, वो गलत था ना। मैं हलाले पे बात कर लूंगी। सती का समर्थन भी कोई नहीं करेगा, हलाला का समर्थन भी कोई नहीं करेगा, जो गलत परंपरा है उनका समर्थन कोई नहीं करेगा। इसलिए मेरा मानना है कि किताब कागज ज्यादा जरूरी है, किताब और कागज दोनों जरूरी है। पूरा लुटियंस गैंग उससे सुने, किताब और कागज दोनों बेहद जरूरी है। किताब भी जरूरी है, कागज भी जरूरी है, बाकी सब चीजें बाद में आ जाएगी। मैं अब असगर खान का रुख करता हूं। मैडम आपने अपने वक्तव्य को रखा। असगर खान काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, ही बीइंग पेशेंट। सर पहले तो माजरत चाहता हूं, सॉरी आपके पास लेट आ रहा हूं। असगर खान, क्या आपको लगता है कि इसको पॉलिटिकल बैटलफील्ड बनाया जा रहा है? इट इज अ मैटर ऑफ यूनिफॉर्म। जैसे आप कोर्ट में जाते हैं, आपको यूनिफॉर्म में आपको जाना होगा, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं सफेद कुर्ता पजामा डाल के जाऊंगा कोर्ट के अंदर, नहीं जा सकते ना। देयर इज अ यूनिफॉर्म, आपको ब्लैक कोट डालना पड़ेगा, सफेद कमीज डालनी पड़ेगी, ब्लैक पैंट डालनी पड़ेगी या जर्सी डालनी पड़ेगी। आप सफेद कुर्ता पजामा, खुला पजामा और कुर्ता डाल के तो नहीं जा सकते ना, जैसे आप घर पे बैठते होंगे, टोपी डाल के भी नहीं जा सकते। असगर खान अमीर जी, पहले तो मैं एक बात ये बता दूं, जैसे अभी कोर्ट के एग्जाम्पल पे आप बात कर रहे थे, ऐसा नहीं है। टोपी लगा के भी जा सकते हैं और कोट पहन के भी जा सकते हैं, शेरवानी पहन के भी जा सकते हैं। हालांकि आप उसको सब डिफरेंशिएट करते हैं, ऐसा कहीं कानून में नहीं है। कुर्ता पजामा की कानून हमारा बिल्कुल सीधा है। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। और अब टाइमिंग की जो अभी बात कर रहे थे आप, कि 40 साल से ये सामने नहीं आया, अब आ रहा है। अरे भाई 40 साल की बात नहीं है, 1450 साल से हिजाब है, वजूद में है तो है। दूसरी बात, हम जिस मुल्क में रहते हैं उसके कानून को मानेंगे या नहीं मानेंगे। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर मानते हैं तो राइट ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 क्या है, सब क्लॉज। आप इन सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 में क्या कहा गया, सब अपने अपने धर्मों की पैरवी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अगर हमें इतराज करना है, अमीश भाई सिर्फ मुझे 1 या 2 मिनट आप दे दें। अगर हमें किसी पे इतराज करना है तो हम 100 बार इतराज कर सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि साहब, वहां पार्लियामेंट हाउस में और असेंबली हाउस में ये कौन शख्स है जो इतनी बड़ी पोस्ट पे होकर गेरू कपड़े पहन के जाता है? सब लोग तो सफेद पहन के जाते हैं, सारे लोग कुर्ते पजामे पहन के जाते हैं या नॉर्मल ड्रेस पहन के जाते हैं। ये तो वहां की ड्रेस नहीं है। अगर मुझे इतराज करना है तो मैं इस पे कह सकता हूँ। स्कूल के अंदर स्कूल के अंदर हिजाब डाल के कौन जाता है? नहीं तो स्कूल के ऐसे तो धार्मिक स्कूल है, वहां पे आप हिजाब डाल के जाइए, बुर्का डाल के जाइए, किसने मना करा? अगर आप स्कूल के अंदर सेकुलर स्कूल वहां पर रामनामी चादर कोई डाल के आएगा, कोई काली टोपी डालेगा, कोई लाल टोपी डालेगा, कोई हरी टोपी डालेगा, कोई सफेद टोपी डालेगा, कोई हिजाब डालेगा, कैसे काम चलेगा? आप कहेंगे उनकी धार्मिक पहचान है, पगड़ी बांधना, किरपान रखना। सिख धर्म को तो इसमें बीच में भी बताइए। सिख धर्म का बच्चा तो 4 साल की उम्र से पगड़ी डालता है। सिख धर्म का बच्चा तो 4 साल की उम्र से पगड़ी डालता है ना। सिख धर्म अलग है। सिख धर्म का बच्चा तो 4 साल की उम्र से पगड़ी डालता है, उसका हिजाब से क्या लेना देना? यू कांट कंपेयर अ सिख टर्बन टू अ हिजाब, इट इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अरे हिजाब, वो तो 4 साल की उम्र से बच्चा बेचारा डाल रहा है, हमारी समझ में नहीं आता। उनके केस बड़े होते हैं, उनके केस बड़े होते हैं। देयर इज अ सिस्टम व्हिच दे फॉलो एंड दे फॉलो सो रिलीजियसली। की बात करो, आपने हरा रंग हमारा कर दिया, गेरू रंग अपना कर लिया, जानवरों को भी बांट दिया, गाय अपनी कर ली, बकरा हमारा कर दिया। ऐसा मत करो, इससे मुल्क की बर्बादी होती है। तरक्की की तरफ जाने की बात करो। हिजाब में आपके पेट में दर्द क्यों होता है? क्या आप
क्या परेशानी है हिजाब में? उसी स्कूल का अब आप नेता की तरह बात कर रहे हैं, पहले आप वकील की तरह बात कर रहे थे। तो मैं प्रेम शुक्ला से जवाब सुनवा दूं। प्रेम शुक्ला वो कह रहे हैं कि आपने जानवर भी बांट दिए, आपने बकरी हमारे को दे दी, आपने गाय अपने पास रख ली, आपने रंग भी बांट दिए, हरा हमारा हो गया, गेरुआ आपका हो गया, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? इनको ये कहते हैं कि महंत योगी आदित्यनाथ भी तो जाते थे संसद भगवा डालकर। व्हाइट शलवार, एक जगह भजन से दिक्कत है, एक जगह भगवा से दिक्कत है। अब सुन लीजिए, उस लड़की ने अगर अब जरा इनको शांत कर दीजिए, इत्मीनान से जवाब। अब इनको शांत कर दीजिए तो मैं उत्तर दे दूं। शांत नहीं होते ही, जरा शांत हो जाए, इनकी व्यग्रता समाप्त हो जाए। सॉरी माफ करिए असगर, इनकी व्यग्रता उग्रता जरा शांत हो जाए। असगर जी धन्यवाद। देखिए, पहली बात कि इन्होंने झूठ बोला। क्या कोई वकील कुर्ता पायजामा पहनकर कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है? तो नहीं कर सकता। क्या कोई जज धोती कुर्ता पहनकर प्रिसाइडिंग चेयर पर बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है, क्योंकि उसका यूनिफॉर्म डिसाइडेड है। वकील का यूनिफॉर्म डिसाइडेड है, जज का यूनिफॉर्म डिसाइडेड है। तो निर्धारित वस्त्र होने के कारण वहां पर और कोई गणवेश नहीं पहना जा सकता। लेकिन संसद में किसी सांसद का गणवेश नहीं है, वो अपना वस्त्र अपनी मर्जी से पहनकर जा सकता है। मौलाना आजाद टोपी पहनकर, शेरवानी पहनकर संसद में जा सकते थे। तो उसी तरह से योगी आदित्यनाथ जी को पूरा अधिकार है कि वह अपने भगवे वस्त्र में सांसद रहे, भगवे वस्त्र में मुख्यमंत्री रहे। लेकिन अगर मान लीजिए कल वह किसी विद्यालय में प्रवेश करते हैं, उनका परिवार का कोई व्यक्ति प्रवेश करता है, कोई उनका अनुयायी प्रवेश करता है, और वह ये जिद करे कि मैं उन्हीं की तरह भगवा वस्त्र पहनकर विद्यालय में जाऊंगा, तो उस गणवेश में चूंकि वह शामिल नहीं पाया जाएगा, इसलिए उसको प्रतिबंधित किया जाएगा। ठीक है, जवाब उसको वार्न किया जाएगा, वरना उसको विद्यालय में प्रवेश। असगर खान 40 सेकंड, असगर खान 40 सेकंड, असगर खान 40 सेकंड। नहीं है, वो किराए के बच्चे थे, वहां लाके उनको छोड़। कितनी गलत बात है, कितनी घिनौनी बात है। आप लोग क्या कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन के साथ? किराए के बच्चे समझाइए इन लोगों को। ये बम वाले भी किराए पे लाए थे क्या? इनकी सोच को बदलने की जरूरत है। बम वाले किराए पर ले आए थे, दिमाग को बदलने की जरूरत है। ये किराए के जिहादी ले आए थे मुर्शिदाबाद में। जिन जिहादियों पर आप चुप्पी साधे हुए मत करो ऐसा। जिन जिहादियों पर आप चुप्पी साधे हुए हैं, आपने पूरा जिन आतंकवादियों पर आप चुप हैं, जो आतंकवादी विद्यालय पर बम फोड़ रहे थे और आप उस पर आपराधिक चुप्पी साधे हुए हैं, यह आपका दोगलापन कहलाएगा। अब वोट आप कैसे? सिर्फ एक कम्युनल कार्ड, जब से आपकी सरकार बनी है, ये वोट में क्यों घुस जाते हो हर जगह? के अलावा कोई भी काम वोट में क्यों घुस जाते हो? ये वोट आपका कुछ किसी काम का नहीं है। मुल्क की इतनी चीजों को बेचा हो, वोट अपनी जगह है, नियम कानून अनुशासन। ठीक है, विषय पर आते हैं। मेरे साथ अमीना शेरवानी जी हैं। अमीना शेरवानी का मैं रुख करता हूँ। मैं विष्णु शंकर जैन आपका रुख करूंगा। अमीना शेरवानी, एक सेकंड कर दिया, खत्म कर दिया। असगर खान, अब आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। अमीना शेरवानी गया है, उसी प्रकार से हलाला का कोई जिक्र ही नहीं है पूरे कुरान शरीफ में। हलाला एक एंशिएंट रोमन प्रैक्टिस होती थी। जो रोमन्स थे अमीश, वो आपकी तरह बदमाश थे। जैसे आपने कहा मैं बदमाश हूं, मैं बदमाशी करता हूं। जब टैक्स देने का समय आता था तो रोमन्स अपनी पत्नियों को तलाक दे देते थे, ताकि वो ये दिखा सकें कि उनके 2 घर हैं, 2 घोड़ा गाड़ियां हैं, उनका खर्चा दुगना हो गया, यानी आमदनी आधी हो जाती थी। तो वो टैक्स की चोरी कर लेते थे बीवियों को तलाक देकर, और जैसे ही टैक्स का पेमेंट हो जाता था, वो दोबारा अपनी पत्नियों से पार्टी करके, शादी ब्याह दोबारा करके दोनों फिर साथ हो जाते थे। तो एम्परर जस्टिनियन को पता चला कि भाई टैक्स बड़ा कम हो गया है। जब उन्होंने तफ्तीश की तो उनको पता चला कि लोग बीवियों को तलाक दे देते हैं। तो उन्होंने डिक्टाट निकाला कि जो अपनी बीवी को तलाक दे देगा, वो अगर उस बीवी से दोबारा शादी करना चाहेगा तो उस बीवी को किसी और पुरुष से शादी करके उसको कॉन्स्यूमेट करना होगा, और अगर वो पुरुष उसको तलाक दे दे तो फिर वो बीवी दोबारा अपने पति से शादी कर सकती है। उन्होंने इस तलाक को प्रिवेंट करने के लिए ये डाला था, रोमन्स की बदमाशी को खत्म करने के लिए डाला था, ताकि उनको टैक्स भी मिले। तो बेचारे रोमन्स रो पड़े। मेरा एक सवाल है, बीवी को तलाक दिए, कृपया करके माफ कर दीजिए। तो रोमन एम्परर ने एक बार माफ कर दिया, फिर उन्होंने अगले साल बहुत से लोग सुधर गए, कुछ बदमाश फिर भी बचे। असगर खान शांत। अमीना, मैं 2 बार माफ कर रहा हूँ, दोबारा माफ नहीं करूंगा। तो वहीं से ये 3 तलाक का कॉन्सेप्ट आया था, हलाला का। क्योंकि अब 3 तलाक तो इतिहास हो गया भारत के अंदर, तो 3 तलाक इतिहास हो गया। मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता, हलाला का विषय नहीं है। एक सेकंड मैडम, ये एक सेकंड। असगर खान शांत।
अमीना जी शांत हो जाइए। अमीना जी एक सेकंड, मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है ये जो पूरा हिजाब का विषय है, क्योंकि अभी एक मैडम ने बोला कि एक स्कार्फ ही है, तो स्कार्फ में क्या दिक्कत है, लेकिन इसको स्कार्फ की तरह नहीं आंका जा रहा ना, इसको तो धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है, और धर्म के साथ जब जोड़ा जा रहा है तो कहा जा रहा है कि किताब छोड़ दीजिए, हिजाब पकड़ के रखिए। कुरान में लिखा है कि औरत को स्कार्फ भी पहन, अभी तक तो ये हिजाब हिजाब चिल्ला रहे थे, अब इतने चैनलों पर जाकर मैंने मोटी आवाज में कह दिया है कि हिजाब शब्द कुरान में 7 बार आया है, 7 बार वो औरतों के कपड़ों के सिलसिले में आया ही नहीं है। हिजाब इस वस्त्र का नाम ही नहीं। आप बताइए इस वस्त्र का नाम, जो 15 बरस पुराना वस्त्र है उसका नाम कुरान में मिलेगा कैसे इन लोगों को? ये तो 15 बरस से ही इन्होंने इजाद की है अपने पागलपन में। जब मैंने कहा मुसलमानों को कट्टरवादी बनाने का एक साजिश के तहत मुसलमानों को रेडिकलाइज करने का काम किया गया है, ये तो उसका अंजाम है कि एक अलग आइडेंटिटी हो। मेरे साथ साइदा जी है, साइदा फलक अमीना की बात का जवाब, अमीना जी की बात का जवाब। साइदा, अमीना जी को अपना इलाज करवाने की जरूरत है। ये शब्द नहीं होते। देखिए वो हर डिबेट में आती है, हलाला ट्रिपल तलाक ला रहे हैं, हम यहाँ पे हिजाब बैन की बात कर रहे हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में, फिर वो अमीना सुन लीजिए, साइदा फलक को सुन लीजिए। अमीना क्लियर हो जाए कि वो हिजाब बुरखे के खिलाफ है। अमीना जी साइदा फलक को सुनिए। बुरखे वाली ने हिजाब वाली ने मारा था, पीटा था, उन्हें इतनी दुश्मनी क्यों है हिजाब से? हम लोग संजोले। आपको क्या तकलीफ है भाई? खाली स्कूल में बैन की बात चल रही है, आप हिजाब के खिलाफ विरोध करने आ जाती हो। किसी हिजाब वाली ने आके आपको चाटा मारा था? ये क्या शब्द है? क्या दुश्मनी है हिजाब से? क्या शब्द है? स्कूल बैन की बात चल रही है ना, टॉपिक पे बात करिए। क्यों हिजाब वाली इनको चाटा मारेगी? वायलेंस की बात क्यों कर रहे हैं? अगर वो नहीं, अभी आप कह रही ये वायलेंस की बात हम क्यों कर रहे हैं? ये मारकाट की बात क्यों? अमीना शेरवानी को मारने की बात क्यों? मतलब कि चाटा कोई मारेगा उनको आकर? अमीना शेरवानी को दिखाइए, अमीना शेरवानी को दिखाइए। अमीना शेरवानी बोलिए बाप। कौन बोला मारने की बात? कौन इन लोगों ने अपनी ये सब जायज है क्या? के तहत हमारे धर्म को इन्होंने मारकाट का धर्म बना दिया है। इनके ऊपर 100 लानतें क्यों थप्पड़ मारेगा कोई अमीना शेरवानी को? आई ऑब्जेक्ट दिस वर्ड। ओके, विष्णु शंकर जैन, क्या आपको लगता नहीं है डिबेट के अंदर इस तरह के शब्द कोई बोला जा रहा है क्योंकि आपकी लाइन कोई नहीं टोक करा पड़ा? व्हाट इज दिस? विष्णु शंकर जैन। देखिए अमीश जी, मैं एक बात यहाँ पे रखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आपका चैनल बहुत सम्मानित चैनल है, देश के सारे लोग देखते हैं, तो कुछ अच्छे फैक्ट्स रखे जाएं कि डिबेट को कोई सही दिशा में ले जाए। मैं एक यहाँ पे जजमेंट कोट करना चाहता हूँ केरला हाई कोर्ट का, और ये जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक ने दिया था 4 दिसंबर 2018 को, और इसमें हिजाब पे रोक लगाई गई है। केरला हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। मैंने आपको जज साहब का नाम भी बताया क्योंकि हिंदुस्तान में शुक्रिया। मेरे पास समय इतना ही है फिलहाल, आर पार में इतना ही। नमस्कार, देखते रहिए न्यूज़ 18। लेकिन कंक्लूजन है ये, किताब जरूरी है, हिजाब इतना जरूरी नहीं है, किताब ज्यादा जरूरी है, इसलिए किताब पे काम करना चाहिए।